welcome and welcome to Zor Ka Jod PSL Season 9 special, and just 4 matches away and we'll get the champion of PSL Season 9 playoffs का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज खेला जाएगा qualifier and then first eliminator and then second eliminator and eventually the finalist would be in front of us, and फिर जो चैंपियन बनेगा, एक पूरा जब एक सीजन शुरू होता है इंतजार यही होता है कि कौन इस दफ़ा चैंपियन बनेगा। सो आज चैंपियन बनने की टॉप 2 की भी प्रेडिक्शंस जो है वो हमारे एनालिस्ट से ज़रूर ली जाएंगी, मगर आज जो मुकाबला होना है जहां पे मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे पेशावर ज़ल्मी के। मुल्तान सुल्तान्स जो कि रेगुलरिटी में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता रहा है ड्यूरिंग द PSL सीजन 9, एंड पेशावर ज़ल्मी जो सही टाइम पे ब्लूम कर रही है इस वक्त। दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल इन द रीसेंट पास्ट मैचेस दैट दे हैव प्लेड। सो यस, आज का मुकाबला बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी और बहुत सारी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और सवेरा पेशावर ही वो मेरा ख्याल टीम है जिसने हराया हुआ है सिर्फ मुल्तान सुल्तान। एग्जैक्टली, तो ये भी ओनली टीम जिसने 2 दफा हराया, 2 मरतबा हराया। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मरहला होगा आज के। अगर मैच को हम देखते हैं, एक ऐसी टीम जो कि लीग मरहले में 2 मरतबा इस इवेंट की, इस सीज़न की सबसे बेहतरीन टीम को हरा चुकी है, आज वो फिर एक मरतबा उसके मद्दे मुकाबला आएगी। तो यकीनी तौर पर यह तवक्को की जा सकती है कि एक क्वालिटी क्रिकेट, जो मायारी क्रिकेट है, वो पाकिस्तानियों को और दुनिया भर में क्रिकेट देखने वालों को मिल सकती है। बिल्कुल, यानी लीग में 2 दफ़ा जब आमना सामना हुआ तो मुल्तान सुल्तान्स कुड नॉट स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ पेशावर ज़ल्मी। क्या वो लीग के उन 2 मैचेस का बदला आज when it matters the most ले सकेंगे, या फिर अपने हथियार फिर से सामने डाल देंगे और पेशावर ज़ल्मी would go through and would go to the finals? ये तो वक्त बताएगा जब जिस वक्त मैच शुरू होगा। लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि क्योंकि रमज़ान की वजह से अब जो मैचेस हैं वो 9 बजे शुरू होंगे। सो ऐसा ना हो कि आप लोग जो है वो टीवी लगा के बैठे हुए और आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम ना पता हो। सो 9 बजे से अब मैचेस जो हैं वो शुरू होंगे जब से रमज़ान शुरू हुए हैं। सो जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल, एंड नाउ इज़ द टाइम टू इंट्रोड्यूस द ज़ोर का जोड़ की फैमिली। सो सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस करूँगी, बिकॉज एक मेहमान आया है आज हमारे घर। उस मेहमान को फिर मैं चाहूँगी कि जो हमारे पसंदीदा हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो अपने तरीके से, अपने अंदाज से उनको इंट्रोड्यूस कराएं। सो सबसे पहले हमारी ज़ोर का जोड़ की फैमिली के पसंदीदा मेम्बर मुश्ताक अहमद साहब, मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ जोर का जोड़ की एक और फैमिली मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मैं पसंदीदा नहीं हूँ, आप हो रहे हैं आज। स्लो एंड स्टेडी, हम पिछले 2-2.5 साल से एक साथ कर रहे हैं काम। ये जोर का जोड़ की फैमिली, आप अभी एंटर हुए हैं, आप नई बहू हैं। और आप 2020 अभी आपने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, हम रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड देन कम्स इन द गेस्ट, बिकॉज जोर का जोड़ की ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे मेहमान आते जाते रहते हैं और आते हैं मेहमान और बहुत सारी यादें छोड़ जाते हैं, बहुत सारी मज़े की कॉन्वर्जेशन होती है। अभी रिसेंट पास्ट में भी आपने अलग अलग मेहमानों को आते हुए देखा हमारे इस शो पे। सो मुशी भाई, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। सो यू पुटिंग मी अंडर प्रेशर। ओके, डोंट वरी। जो हमारे साथ आज बैठे हैं मेरे कोलीग रह चुके हैं, मैं इनके साथ क्रिकेट खेलना हूँ। वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट थर्ड सीमर के तौर पे ये पाकिस्तान को बहुत सर्व कर चुके हैं और अपने दुखों को लेके दूसरे मुल्क में चले गए, फिर वहाँ से वापस आते हैं। अपने वतन से मोहब्बत है इनको, आते जाते रहते हैं। और द ओनली वन मिस्टर मोहम्मद अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू जोर का जोड़। थैंक यू। सो अताउर रहमान साहब, सबसे पहले तो मतलब मैं कहूँगी WW को वाव बनाने में आपका काम था, बिकॉज एक ए बीच में फिर वो आ गया था विद देम ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम। बट येस, इट वाज दैट स्पैन ऑफ टाइम वाज अ वेरी गुड स्पैन। जी बिल्कुल, मेरे लिए ऑनर थी कि मैं वसीम भाई और वकार भाई के साथ बॉलिंग करता था। और अनफॉर्चुनेटली कि इमरान भाई ने मुझे पिक किया था जब वो कैप्टन थे। अनफॉर्चुनेटली क्यों? फॉर्चुनेटली था ना, नहीं क्योंकि वो रिटायर हो गया ना। अच्छा। मतलब अता के कहना मतलब अगर वो रहते तो फिर बाकी किसी नहीं रहना था, अता नहीं रहना था। ये बात है। वो मुझे कहते होते थे कि अगर मैं थोड़ी देर रह जाता तो क्यों नहीं रहना। लेकिन आप कि आपका भी जरा नाम ज्यादा हो जाना था। सही बात। लेकिन मेरे लिए ऑनर थी कि मैं वसीम भाई और वकार भाई के साथ खेला हूँ।
अच्छा वैसे क्योंकि हमारे साथ बड़े टेस्ट मैचेस खेलने हैं लॉर्ड्स के, जीते हम जितने मुश्किल टेस्ट मैच जीते हुए ना पाकिस्तान, इनमें इन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, बड़े लंबे लंबे स्पेल करते थे। और क्योंकि एक तरफ से जब वसीम भाई को और वकार को दोनों को रेस्ट मिलना चाहिए था ना, तो ये और जो कोई भी स्पिनर खेलता था वो बीच में आके इसने आके 12-12, 10-10, 8-8 ओवर का स्पेल करके एक विकेट लेते थे, 2 विकेट लेते थे, मगर उसके बाद जो वो रास्ता खोलते थे ना 2 Ws के लिए, वो बहुत ज़्यादा कम लोगों को एक्नॉलेजमेंट होती है। आकिब का इसमें बड़ा रोल था, तारुमान का बड़ा रोल था, कोई बीच में कोई ये 2 सीमर ऐसे थे जो लंबा खेले। वनडे में भी जब बेंगलोर में हम हारे थे मैच, उसमें भी आके इन्होंने बड़ा अच्छा स्पेल किया था। तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी वाइटल और बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। तो सम टाइम हम ना एक्नॉलेजमेंट नहीं देते उन लोगों को जो जिन्होंने आके इम्पैक्ट डाला होता है, जिन्होंने दरख्त लगाया होता है, जो फल खा लेते हैं, उनको मिल जाती है एब्सोल्युटली। मगर आई थिंक ऐसे लोगों को एक्नॉलेजमेंट इसलिए मिलनी चाहिए कि कई दफ़ा वो हम बार इस प्रोग्राम में करते हैं ना कि राशिद खान इतनी विकेटें तो नहीं लेता था, मगर लाहौर कलंदर की जीत में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसका था। क्योंकि जैसे ही मेसी के ऊपर और रोनाल्डो के ऊपर लोग सारे उनकी फोकस करते हैं ना, तो बाकी आगे गोल कर जाते थे। तो ये अताउर रहमान ने भी ऐसा ही किया कि काफ़ी इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में सर्व किया। और आई थिंक वी आर ग्रेट टू हैव हिम। You know, he lives in UK now, and very proud man, good man, and great sense of humor actually. पंजाबी की सबसे अच्छी sense of humor। इनकी आती 2-3 बातें करा के हमारा रोज़ा इन्होंने रोज़ा लगवा दी है। आते ही इन्होंने रोज़ा लगवा दिया, इतना हंसे आप 2 घंटे बाद प्यास लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब से अताउर रहमान है पीजे साहब, आप क्यों मुस्कुरा ही जा रहे हैं हल्का हल्का? क्योंकि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है? अता के आगे कोई खड़ा हो जाए ना, बड़ा मुश्किल है खड़ा होना। इसे झुकते लगा के बड़ी दहशत दिखाई हुई है आपने। नहीं, ये कुदरती है। तो लेकिन ये है कि इन द वेरी जो रिस्पेक्ट वे है ना, उसके साथ हमें अपनी लिमिट में, अक्रॉस द लिमिट नहीं होता कि अगले को बुरा भी लगे और पर्सनली भी कोई ऐसी बात हो, तो मैं वो नहीं करता। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बात हो जाती है। तो हाँ, वो तो देखें, अंग्रेजी भी बोल रहा है। नहीं अच्छा नहीं, इंग्लैंड से आया है तो पंजाबी में भी बोलना बल्कि असी पंजाबी अताउर रहमान कहते हम पंजाबी बोलते नहीं गोरों के साथ, असी पंजाबी सिखा देती है उन्होंने। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में एक बात है, जितने भी यूथ सुन रही हैं, जब आप बड़ों के साथ बैठते हैं, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ज़रूर होनी चाहिए, पर इसमें किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब ये अता कि ये इनको ना जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर होते थे ना टूर्स के ऊपर, इसको साथ रखते थे। यू नो लाइक खाने पे इसको लेके जाते थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये अच्छी बात करता था, छोटी बात करता था, मगर बहुत अच्छी बात करता था। लाइफ ऑफ द पार्टी। आपने उसने एक बड़ी खूबसूरत सी बात की, मैं खुद हंस रहा हूँ उस बात को बार ज़हन में। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो आपको मेमोरीज भी याद करवाती हैं, आपकी अच्छे दिन जो गुजरे होते हैं अपने साथियों के साथ। सो ही इज़ वन ऑफ देम। अपने सीनियर की इज्जत भी करते रहे। और सवेरा एक ज़रा इनका एक है, वो इमरान खान का बताए ना, वो जो उनके घर जब आया था बंदा, वो तो बता दें ज़रा सवेरा को। हालांकि मैंने ये कभी किसी को नहीं बताई ये बात। आज और ये मैंने अपने सोचा था कि मैं अपने YouTube पे ये लगाऊंगा। तो अनफॉर्चुनेटली अब मुझे क्या पता गया कि पीजे भाई ने कह दिया, तो चलो पंजाबी में बता देता हूँ, क्योंकि उर्दू में इतना मजा नहीं आएगा। वो एक बंदा आ गया, मैं इमरान भाई के घर था, तो वो बंदा आ गया कि खान साहब मेरी ना छाती डिग पई है, मैंने पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। तो खान साहब, यार मैं तो सारे पैसे था उसको दे देता हूँ, शौकत खानम को, तुम ज़रा इसको 500 रुपया दे दो। ठीक है, ये क्या कि वो इमरान भाई गाड़ी में बैठ गए, तो मैंने उसको 500 रुपया निकाल के दे दिया। तो वो मैनू अगे की कहता भाईजान मेरा घर की छत डिगी है, मंजी का पावा नहीं टुटा। ये शुरू से ही सेंस ऑफ ह्यूमर देखे ना, कि उन्होंने कहा कि जी सारे पैसे मैं शौकत खानों को देता था, छत गिरी हुई किसी की, और उसको कह रहे 500 रुपये। इसी लाफ्टर के साथ मेरे ख्याल से एक ब्रेक पर जाते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे, so we'll continue these laughters after the short break.
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले वी वर गोइंग डाउन द मेमोरी लेन और बहुत मज़े की बातें हो रही थी, और ब्रेक में भी हंस के हमारा हशर हो गया। वी हैव बीन लाफिंग सिंस वी हैव गॉन ऑन द ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले भी। बट ये हंसी का सिलसिला, ये खुशियों का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे, बट उसके साथ साथ बिकॉज आज है पहला क्वालिफायर एंड दिस इज़ द टाइम जिसका इंतज़ार होता है सारी टीम्स, कौन सी टॉप 4 टीम्स होंगी, क्या परफॉर्मेंसेस कर आई हैं। एक तरफ मुल्तान सुल्तान्स है, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी है। मुशी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू। मुल्तान सुल्तान्स जो कि एक बहुत स्टेडी स्टार्ट के साथ मूव ऑन करती आई, बट पेशावर ज़ल्मी जो कि पिछले 3 मैचेस लगातार जीतती हुई आई है, एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ बीटिंग मुल्तान सुल्तान ट्वाइस इन दिस लीग। Would this confidence carry on in this qualifier, और सब वाइप ऑफ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आई थिंक ये बड़ा टफ मुकाबला होगा, क्योंकि रिजवान और बाबर आजम दोनों की टीमों में मैं एक चीज़ बड़ी कॉमन देख रहा हूँ, वो है एक बड़ा यूनाइटेड होके खेल रहे हैं। मैं देख रहा पेशावर ज़ल्मी के लड़के भी ना बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी। साइम अयूब को देखें, यू नो ही इज़ हगिंग बाबर आजम, उसके साथ उस छोटे बच्चे महरान जाके हाई फाइव कर रहा है। तो आई थिंक सेम रिजवान की तरफ देखा जाए तो वो भी जाके लड़कों के साथ एंजॉय कर रहा है। तो दोनों की लीडरशिप बड़ी मिलती है। हाँ, इनकी दोनों के इन्वायरमेंट जो ड्रेसिंग रूम के ना बड़े तगड़े हैं इस वक्त, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बोलती है इसके ऊपर। आई थिंक आज के मुकाबले में मुझे ये लगता है कि जो बैटिंग पहले करेगा कराची में, मैं खुद भी पिछली दफ़ा भी कल भी कहा कि कोयटा ग्लेडिएटर ने बड़ी मिस्टेक की थी कि उन्होंने टॉस जीत कर खुद उनको बैटिंग दे दी, जबकि 3 स्पिनर खिलाए हुए और उस पिच के ऊपर सामा मीर जब एंड में बॉलिंग करे तो उनका लंबा स्पिन हो रहा था। सो कराची में स्पिन की होता है, फ्लैट पिच ज़रूर है, मगर स्पिनर आपको वहाँ ज़रूर मदद करते हैं, रिवर्स स्विंग बड़ा हो जाता है वहाँ पे। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो पहले बैटिंग करने वाले को ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि एंड में जब आप देखें ना दोनों बाबर आजम और रिजवान, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर चेजिंग, सो चेजिंग में ये कई दफ़ा गेम को लंबा लेके जाते हैं जहाँ पे फंसने के चांसेस होते हैं। सो आई थिंक बेटर फॉर बोथ ऑफ द टीम, whoever won the toss, आई थिंक दे शुड बैट फर्स्ट एंड पुट देम अंडर प्रेशर, बिकॉज उनकी सीम बॉलिंग तगड़ी है, इनके स्पिनर्स तगड़े हैं। तो आई थिंक इट्स विल बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट टू वॉच टुडे। एंड बैटिंग फर्स्ट जो है वो हाई प्रेशर मैच में ज़्यादा प्रेफर भी की जाती है, दैट सेट अ टोटल और टेंशन में दूसरी टीम दबाव में लाएं। विजय साहब, किस तरीके से आप ये देखते हैं, जैसे अभी सवेरा ने पूछा कि क्या वाकई ये जो 2 मैचेस जीतकर यहाँ पर पहुँचे हैं वो एक दबाव मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर होगा, या फिर जब प्ले ऑफ में आप आ गए हैं तो पिछली चीज़ें आप बिल्कुल भूल गए? पहले बैटिंग बिलखुसूस दोनों जो पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी हैं बाबर और रिजवान, अगर रिजवान आउट होते हैं तो मुल्तान अंडर प्रेशर है। बाबर एक मैच में रन आउट हो गए पहले ओवर में, तो उसके बाद फिर पेशावर ज़ल्मी से संभला नहीं गया। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रेशर होगा मुल्तान सुल्तान पे। इनफैक्ट दोनों पे प्रेशर होगा, क्योंकि पहला मैच जो 9th मैच खेले दे स्कोर्ड 179, उस पर पेशावर ये जीत गया। फिर सेकंड मैच 11 दिन के बाद खेलते हैं जिसमें 204 बनाते हैं, वो भी 4 रन्स का डिफरेंस होता है, पहले भी 5 रन्स का। सो द गेम्स दोनों जो खत्म हुई है बड़ी क्लोज हुई हैं, ये नहीं कि किसी ने बिल्कुल ट्राउंच कर दिया दूसरे को। सो आई थिंक दिस विल बी अ टफ गेम, जैसे एज मुश्ताक सेज, दिस विल बी अ टफ गेम, एंड आई फील कि मुल्तान सुल्तान थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से आएगी, क्योंकि इनको वो कहते हैं ना बैटरिंग नहीं की हुई है मैचेस के अंदर, कि जिसके अंदर बिल्कुल ही आप टीम को बिल्कुल डिमोरलाइज कर दो। ये बड़ा क्लोज फिनिश हुआ है दोनों। सो आई थिंक द थर्ड वन विल बी परहैप्स इवन मोर एक्साइटिंग, या तो बिल्कुल ही एक्साइट चली जाएगी या आपका टफ मैच होगा बड़ा। यानी अता साहब, हम ये समझे कि जब जख्मी शेर लौट के वापस आता है तो फिर वो स्ट्राइक बैक करता है काफ़ी स्ट्रांगली। सो मुल्तान सुल्तान इस वक्त क्योंकि 2 दफ़ा दे हैव बीन बिटन बाय पेशावर ज़ल्मी, तो नाउ वुड बी द टाइम कि वो एक होता है ना बदले की आग, वो चीज़ दिखेगी आज। नहीं, देखें कि अगर पेशावर ज़ल्मी ने उनको 2 दफ़ा हराया ना, तो अपर हैंड तो उन्हीं का होता है, बिल्कुल, क्योंकि मेंटली तौर पे उनको पता है कि इन्होंने हमें हराया हुआ है, तो दे हैव टू मेक मोर एफर्ट टू डिफीट देम। यस, तो आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले शुरू में मैच हारे हैं आई थिंक, और फिर उन्होंने अपने आप को उठाया है। तो जब वो नीचे से अपने आप को उठाते हैं ना, तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक कि माय फेवरेट टीम इज ज़ल्मी, आई थिंक ही इज द फेवरेट। पेशावर ज़ल्मी आपकी फेवरेट टीम है? अच्छा, बाबर आजम फेवरेट टीम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसकी कि जैसे उन्होंने अपने आप को उठाया है और फिर
इस टूर्नामेंट में वापस लेकर अपने आप को आए हैं। तो आप देखेंगे उन्होंने पहले इनको हरा दी, 2 मैच हराए हुए हैं। तो आई थिंक के अपर हैंड तो ज़ल्मी का ही है। तो उनके पास आई थिंक बाबर आजम भी है, उधर रिजवान भी है। तो लेकिन यही 2 बैट्समैन है आपको PSL में नज़र आए हैं जिन्होंने रन्स किए हैं। और साइम अयूब है, उसने थोड़ा से रन्स किए हैं, या सऊद शकील है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इस PSL में ना पाकिस्तान को इतने अच्छा कोई यंगस्टर बैट्समैन मिला है और ना कोई अच्छा फास्ट बॉलर कोई मिला है। तो ये मैंने जो एनालिसिस किए हैं इस PSL में, हालांकि इंडिया में जब उनका होता है IPL तो उसमें उनको 5-6 प्लेयर ऐसे मिल जाते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक हमें भी उस तरह की सिलेक्शन करनी चाहिए कि जो सिलेक्शन का म्यार है उसको हमें काफ़ी ऊपर लेकर जाना चाहिए, ताकि वो थिंक टैंक जो ड्राफ्टिंग करते हैं ना, उनको चाहिए कि जितने भी नीचे से, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्लेयर बनाए नहीं जाते, हमारे सिस्टम में प्लेयर पैदा होते हैं, नेचुरली आते हैं। हाँ जी, क्योंकि रॉ टैलेंट है ना हमारे अंदर। तो हमारे जो टैलेंट है वो गली मोहल्लों में, इमरान भाई ने भी ये ऐसे ही हमें पिक किया। हम कोई बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन टैलेंट था, फिर उसको ग्रूम किया। तो वो वाली चीज़ हमारे यहाँ होती है कि एक दिन मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को कि एक दिन कहते ये जी तेंदुलकर मिल गया हमें, ठीक 4 मैचों बाद वो कहते बस हो गया। तो इस तरह से प्लेयर भी ज़ाया हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है और आपकी रेपुटेशन भी उस तरह हो जाती है कि ये तो एक दिन इस प्लेयर को तेंदुलकर कह रहा था, अगले दिन ये कह रहा है ये सिफर है। तो वो चीज़ भी प्लेयर को डैमेज कर रही है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं, तो उन्हें यंगस्टर को ज़्यादा लेना चाहिए। जो इमर्जिंग प्लेयर है एक की बजाय 3-4 होने चाहिए जी, ताकि वो पाकिस्तान का जो प्लेयर है मुस्तकबिल है वो अच्छा हो। क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, प्लेयर नहीं, जहाँ से हम अक्सर मैच हारते हैं। तो आई थिंक यही मैंने कहना था। मुर्शिद भाई, वाकई ये एक पॉइंट ऐसा है कि क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसकी कोऑर्डिनेशन PSL के साथ होनी चाहिए, या PSL इज़ जस्ट बिजनेस और हम उसके बारे में उस तरह सोच नहीं सकते। मिडिल ऑर्डर की बहुत अच्छी बात किया था साहब ने कि हमारे यूजुअली जो मिडिल ऑर्डर पे प्लेयर्स खेल रहे हैं दोज आर फॉरनर्स। या तो उस्मान है, बिकॉज उस्मान भी फॉरनर एज फॉरनर खेल रहा है, वरना जनरली फॉरनर्स खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर पे जो खेल रहे हैं लड़के। 2 के हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां मिडिल ऑर्डर के बैटर को तैयार कर सकते हैं, बट हम उस तरह सोच नहीं रहे, फ्रेंचाइज उस तरह नहीं सोच रहे, बिकॉज दे वांट टू विन एट द एंड ऑफ द डे। ये कोऑर्डिनेशन अलाइनमेंट हो सकती है या फ्रेंचाइज वही करेंगे जो उनकी मर्जी होगी? देखिए, फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी है, दे स्पेंड देयर ओन मनी, उनकी अपने माइंडसेट है, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मिडिल ऑर्डर में या इंडिया की बात करें, IPL की बात करें, डू यू नो दिस के जी उनके जितने भी बच्चे खेलते हैं आके, वो हमें नज़र नहीं आते, हम सिर्फ IPL में उनको देखते हैं। इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन्स करके आए होते हैं वो, इसलिए फिर उनको जो लोकल कोचेज़ होते हैं ना, आपने देखा होगा ड्राफ्टिंग में अब पूरे IPL में ऑलमोस्ट एवरी कोच आर सिटिंग इन द डग, वो सारे लोकल कोचेज, और लोकल कोचेज की नज़र होती है एक प्लेयरों के ऊपर। अच्छा, उन प्लेयरों को उठा के वो IPL में लेके आते हैं, उधर तो हम IPL में तो उनको देख लेते हैं छक्के मारते हुए, बॉलिंग करते हुए, मगर जो उनके ऊपर प्रोसेस 2-3 साल का लगा होता है वो नहीं देखते। हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है, हम PSL से लड़कों को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। PSL is the platform where you actually express your talent. बाकी जो पीछे जितने भी highlight that talent, वो ड्रेसिंग रूम शेयर करवाना होता है बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, वो एक्सपीरियंस देना होता है। बाकी क्रिकेट के स्किल देखे ना, आमिल खान जो है लड़का, एक फास्ट बॉलर है पेशावर ज़ल्मी का, अभी सिंध लीग में मेरे साथ था, मुझे देखते ही एक्शन से पता चल गया था कि ये बच्चे में कुछ जान है। 140 की स्पीड से बॉल करता है, ग्रेट स्लो बाउंसर है उसका, अच्छा स्लो बॉल करता है। पिछले मैच में उसने अपना टेम्परामेंट भी दिखाया। अब ये बच्चा, तब फास्ट बॉलर का एक सिर्फ एडवांटेज ये होता है, फास्ट बॉलर को आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। स्पिनर्स और बैट्समैन को दे हैव टू गो द प्रोसेस, और प्रोसेस वो क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके सीख के आए स्कोर करने का वल, विकेट लेने का तरीका, ये वही सीख सकता है जो रेड बॉल क्रिकेट खेलता है। हम बार बार जितनी मर्जी घुमा के जिधर मर्जी ले लें,
सऊद शकील आज आपका बेहतरीन बैट्समैन है, ही परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट अगेन एंड अगेन। पिछली दफा लाहौर के अंदर का एक बैट्समैन था जिसको इन्होंने खिलाया नहीं इस दफा, वो कामरान गुलाम, उसने 2 सीजन लगातार स्कोर किया था। पेशावर ज़ल्मी को जहां फंसी होते थे मिडिल ऑर्डर में वो निकाल लेता था, आके 35 40 50 करता था, मगर टीम को लेके निकल जाता था। यहाँ पे हमारा ये नाफे है, ये जितना बच्चे आए हैं, इनको जब तक आप 2 साल के प्रोसेस में नहीं डालेंगे, इनको रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमें फिर एक इनिंग्स नजर आएगी अच्छी और 4 में फेल नजर आएंगे, क्योंकि उस प्रोसेस को सीखे ही नहीं उन्होंने। टैलेंट आपको कहते हैं ना, टैलेंट आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है, इसके आगे जो आपने रन्स करने, विकेट लेने थे, ये सीखना पड़ता है। टैलेंट कैन नॉट एक्चुअली हेल्प यू टू हाउ टू स्कोर रन्स एंड हाउ टू गेट विकेट्स। टैलेंट कैन ओनली टेक यू टू द डेस्टिनी। वो कहते हैं ना, पहाड़ों पे ऊंचाई पे खड़ा होना कमाल नहीं है, ऊंचाई टिका रहना कमाल होता है। वो कमाल वही कर सकता है जिसको सीखा हो जिसने। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट जो हम बार बार रेज करते हैं कि फास्ट ट्रैक नहीं होने चाहिए। देखें, जो लड़का भी फास्ट ट्रैक हुआ है पाकिस्तान से, वो कंसिस्टेंटली नहीं खेला पाकिस्तान से। आप उठा के देख लें, शदाब की एग्जांपल देख लें, किसी की भी एग्जांपल, दे कम, दे परफॉर्म लिटिल बिट एंड देन गॉन। जब आप फिगर आउट इंटरनेशनली क्रिकेट में होता है तो फिगर आउट खत्म हो जाता है, अब लोग आपको पकड़ लेते हैं। सो होल पॉइंट इज, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बंदा परफॉर्मेंस करके आता है, फास्ट बॉलर के अलावा, फास्ट बॉलर को एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनको, आपको सिर्फ उनकी फिटनेस का ख्याल रखना होता है। बाकी ओवरऑल जो जितने भी आप स्पिनर उठा के देख लें, बैट्समैन उठा के देख लें, दे ऑल नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग द रन्स एंड गेटिंग विकेट्स। पीजे साहब, जैसे ये बात हुई है कि क्या पीएसएल सिर्फ बिजनेस है, जो फ्रेंचाइज मालकान है, जो प्लेयर्स की कमी की या किल्लत की बात हो रही है, आपके ख्याल में ये तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है ना, कि वो इतने प्लेयर्स फ्रेंचाइज के ड्राफ्ट में अपने लोकल आएँ, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हों, जो आपके इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इनकी तैयारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आयद होती है। इसको तो सिर्फ 5% मिलता है बोर्ड को पीएसएल से, बाकी तो फ्रेंचाइजीज को मिलता है। उन बिल्कुल सही कहा, ये बिज़नेस है, क्रिकेट पूरी दुनिया में बिज़नेस है, क्योंकि क्रिकेट को टेक ओवर कर लिया टेलीविज़न ने, और वहाँ से सारा पैसा आता है, जो कि ब्रॉडकास्टर्स सारे होते हैं, और उसके बाद आपको फिर पैसा जो है वो आप लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारी जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट, जब हम इधर की बात करते हैं तो इधर भी देखें ना, आपका सीरीज़ कितनी है, 8 महीने के बाद तो आपकी सीरीज होती है। आप अनाउंस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये शान मसूद कि जी 2 साल के लिए कैप्टन होगा, वेरी गुड, और 8 महीने के बाद उसके एक सीरीज आती है, उसको बेचारे को टाइम क्या मिलेगा, वो कितने मैच खेल जाएगा। तो अगर आप इसको भी कंसिस्टेंट रखो, अपने कैलेंडर को भी इंटरनेशनली, इंडिया प्लेज अ लॉट मोर, 12 खेलता है वो, 12 ठीक है। अब द क्वेश्चन इज हम कितने खेलते हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम सीजन में 12 खेलते हैं, 14 थे लास्ट, तो द क्वेश्चन इज, अब आप उनका कैलेंडर में देख रहा था 2027 तक वो फिक्स्ड है। अभी 5 टेस्ट मैच सीरीज इंग्लैंड खेल के गया, देखो ना, अभी आगे देखो, और हमें याद ही नहीं हमने 5 टेस्ट मैच सीरीज कब खेले। सो आपने इस स्टार्टर को भी देखना है, ही इज एब्सोल्युटली राइट। हम इसको देख रहे हैं एज आर फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट आपकी डोमेस्टिक है, वहीं से आपका बच्चा निकलेगा जो कि ग्रिट और हार्ड वर्क करके ऊपर आएगा। ये तो आपका एक, वो कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके अंदर यार ये अच्छा है, जो अता बात कर रहा है, तो यहाँ हमें कहाँ नज़र आता है वो, और फिर उसके बाद नज़र नहीं आता, वो बेचारा शॉर्ट फ्रेम के अंदर बाहर हो जाता है। हमारी कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है कि हम लड़के के लगते नहीं है, डेवलप करो, चलो यार इस लड़के में थोड़ी सी है वो पोटेंशियल है। जब आपने पोटेंशियल साइट कर ली है तो देन पुश हिम, देन मेक हिम मोर। हमारे पास वो चीज़ नहीं है। हम तो या तो डोमेस्टिक में भेज के भूल जाते हैं, 33 साल का हो जाता है लड़का, फिर हमें याद आता है क्योंकि सवेरा हमारा जो फोकस है सिर्फ जीतने पे है। बस जीतना रखो, हारना भी सीखो, हारना भी सीखो, और कंसिस्टेंसी भी दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बट अता साहब जो बात की है, जैसे पीजे मीर साहब ने, डोमेस्टिक से डायरेक्ट लड़का जब इंटरनेशनल में आता है, हमने हमेशा देखा है देयर इज अ वेरी बिग गैप। पाकिस्तान डोमेस्टिक से जब इंटरनेशनल में लड़का आता है, बहुत रन्स करके आया होता है, बट उस तरह डिलीवर नहीं कर सकता। साहिबजादा फरहान वाज वन एग्जांपल, टॉपर इन दी सीजन लगातार, बट डिलीवर उस तरह नहीं कर सके। फिर ये आता है कि नहीं जी, पाकिस्तान के डोमेस्टिक का लेवल जो है ना वो इंटरनेशनल से बहुत फ़र्क है, इस वजह से वो इतना बड़ा गैप आता है। टाइम दें, लड़का नया है, टाइम दें। बट कॉन्ट्ररी हम दुनिया भर के और जो डेब्यूटेंट्स देखते हैं, और हम देखते हैं डेब्यूटेंट आता है, सेंचुरी कर देता है, या अच्छी परफॉर्मेंसेस करता है, या बैटर को तंग करता है, वहाँ हम ये नहीं सुनते कि नहीं जी अभी डेब्यूटेंट है, टाइम दें थोड़ा सा। क्यों, ये क्या प्रॉब्लम? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आता है, तो जब वो इंटरनेशनल में
आता है तो वहाँ फ्लॉप क्यों हो जाता है। वहाँ एक मेन चीज़ होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और प्रेशर को हैंडल करने की जो आपकी सलाहियत है वो आपको या तो बहुत ऊपर ले जाती है, वो टेस्ट होता है। और उसमें आपको जो आपके जो साथ सीनियर प्लेयर होते हैं ना, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, वो जो साथ आपके सीनियर प्लेयर तो वो आपको इतना अप कर देते हैं कि आपको पता नहीं चलता। क्योंकि मुझे याद है कि मेरा पहला टेस्ट मैच था तो मैंने क्योंकि मैं क्रिकेट खेला नहीं हुआ था, मैं तो स्कूल से सीधा टीम में चला गया ना। तो मैंने इमरान भाई से पूछा कि स्कीपर मेरा मैच है तो मैं तो खेला ही नहीं हुआ इतनी क्रिकेट, तो कैसे इसको हैंडल करूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो था, अगर तुमने ग्रेट प्लेयर बनना है ना तो ग्रेट बड़े प्लेयरों को आउट करना, फिर तुम्हारा नाम बनेगा। दूसरी चीज़ कि ये जो मैच है ना, इसको ये सोचना नहीं है। अगर सोच लिया कि ये इंटरनेशनल मैच है तो तुम्हारा और जो बड़ा प्लेयर है तुम्हारी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो अपने आप को हमेशा ऊपर उठाना है। वो साथ वाले प्लेयर हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, सीनियर प्लेयर। हम तो उस वजह से भी जो मेरा मेंटल लेवल था तो उन्होंने एक बात कही थी, ये टेस्ट मैच है लेकिन इसको तुमने ऐसे खेलना है जैसे क्लब का मैच है। ये क्राउड नहीं देखना या कैमरे नहीं देखने। लेकिन मुझे फिर भी इतना था प्रेशर कि जब मैंने पहला बॉल किया ना टेस्ट मैच में, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे भागा हूँ और जाके मैंने गेंद कर दिया। आफ्टर दैट 2 गेंदों के बाद मुशीब भाई भी थे और आकब भाई, वो मेरे साथ आ कहते रिलैक्स हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैं बताता हूँ कि जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना साथ यंगस्टर के, वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना तो उससे प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसको महसूस नहीं होता कि मैं इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो प्रेशर की बात आती है तो यहाँ तो फिर वो प्लेयर ही इतना कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। ये सेल्फ बिलीव की बात होती है। सेल्फ बिलीव के अपने आप को मैंने बनाना है। तो जब ये आपके अंदर एक एनर्जी होती है कि मैंने करना है तो फिर आप कर जाते हो। अगर आप थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा इधर उधर है कि ड्यूल माइंडेड जिसको कह दें कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो उसमें फिर बंदा फंस जाता है। तो आपको भी क्लियर माइंड होना चाहिए कि मैंने ये करना है और मैं ये करके दिखाऊंगा। मे बी अभी करंट टीम में ये भी रीज़न है मुशी भाई कि हमें वो एज डिफरेंस इस तरह नहीं दिखता, वो उस तरह जो सीनियर्स जिस तरह आप लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे सीनियर्स ने हमें अपने परों में छुपा लिया था और हमें नॉट जस्ट ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड भी गाइडेंस मिली। हम जितना ग्रूम हुए अपने सीनियर्स के साथ रहते रहते ग्रूम हुए। वो वाला रिलेशनशिप करंटली पाकिस्तान टीम में बिल्ट नहीं हो सका। ऑलमोस्ट सभी एक तरीके के हैं, एक एज ग्रुप पे हैं। ये एक मैटर करती है एज ग्रुप जो है ना, हमारा एज ग्रुप का होना भी बहुत ज़रूरी है ना। कि आपके अगर आपको कोई 27 से 28 साल वाला है, आप जिस तरह ता कह रहे हैं कि मैं 14-17 साल की उम्र में खेल गया पाकिस्तान, मेरे साथ भी ये इंसिडेंट था। मुदस्सर नज़र बहुत मेरे सीनियर होते थे, वो ही वॉज अ वेरी गुड मैन टू अंडरस्टैंड द यंग पीपल, उनके साथ गपशप लगानी। ये एक आपका एक रोल होता है सीनियर प्लेयर्स का जो आपने अदा करना होता है। बट आपका इस वक्त जो हम बात करते हैं क्रिकेट की, जैसे आपने साहबजादा फरहान की बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आए, ऊपर आके नहीं रन किए, पर उसका नंबर चेंज कर दिया गया ना। आप पाकिस्तान से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन पे स्कोर किया उसने, आप उसको 5वें 6ठे नंबर पे 4थे नंबर पे खिला रहे हैं। यू नॉट एक्सपेक्ट दैट प्लेयर इज गोना परफॉर्म। आपकी परफॉर्मेंस उसकी नंबर पे ही आपको देगी। हाँ, जो टेम्परामेंट आप बात कर रहे हैं, टेम्परामेंट का इंटरनेशनल इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट। उस टेम्परामेंट को उजागर करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए फिर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, डोमेस्टिक क्रिकेट का अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है, प्रोसेस से निकलना ज़रूरी है। उस प्रोसेस से जो बंदा निकल के आता है ना, वो 1-2 मैच के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर ज़रूर बिल्टअप होगा। इंटरनेशनल का एक प्रेशर होता है, फिर आपके सीनियर प्लेयर का रोल आ जाता है कि सीनियर प्लेयर थोड़ी सी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने वो इतनी दफ़ा रेपुटेशन की होती है मुश्किल कंडीशन से निकल के रन करने की, इतनी दफ़ा आपको पता है कि मैंने इस स्पेल से क्या करना है। तो अंडर प्रेशर जब आप कहते हैं ना, आई ऑलवेज यूज दैट फ्रेज कि अंडर प्रेशर योर टेक्निक एंड योर बेसिक्स विल हेल्प, क्योंकि आपका माइंड काम नहीं कर रहा मगर आपका एक्शन इतना रिपीटेबल एज ए बॉलर, आपकी टेक्निक एज ए बैट्समैन इतनी रिपीटेबल है कि 1-2 बॉल खेलने के बाद आप आराम से मैनेज कर लेंगे। और ब्रेक का टाइम हो गया। बिल्कुल जी, ब्रेक का वक्त हो चुका है। और यही कहा जाता है कि जी कोयले को अंडर प्रेशर करो तो हीरा बन जाता है, मगर कुछ कोयले ऐसे होते हैं जो टूट के साइड पे गिर जाते हैं और हीरा नहीं बन पाते। यही शायद मेजर डिफरेंस होता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं।
जोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान में अगर कोई फर्स्ट क्लास में क्रिकेटर अगर अच्छा खेलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेलता है, तो बैनुल अक़वामी सतह पर बाद औक़ात ये देखने को मिलता है कि वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाता। फर्स्ट खिलाड़ियों की सिलेक्शन का तरीक़ाकार, उनकी कारकर्दगी में बतदरीज मरहलावार बेहतरी किस तरह से मुमकिन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़ेर बहस हैं। मुश्ताक अहमद साहब, आपको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी अपनी जगह पर एक अहमियत रखती है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ए टीम के टूर्स हम बहुत शिद्दत से उनकी कमी महसूस हो रही है कि उसका डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद जो अगला मरहला है वो ए टीम का समझा जा सकता है कि जहां से उनको एक नेक्स्ट लेवल की जो तैयारी है वो मिल सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़का खेलता है उसको पहले टेस्ट करवाया जाता है ए टीम के साथ। आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ले लें, इस वक्त जो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देख लें, इंग्लैंड की टीम उठा के देख लें, उनकी पॉलिसी में है कि जहां इंग्लैंड की टीम ट्रैवल कर रही होती है, अगर वो 5 टेस्ट मैच खेलने इंडिया गई होगी तो इंग्लैंड लायंस भी उधर ही होगी। वो शैडो टूर्स होता है, उसमें इंजरी का कोई हो जाए तो वहीं से लड़के को बुला के खिला लेते हैं। तो आई थिंक ये एक आइडिया है। और पाकिस्तान के आई थिंक अंडर 19 के मोहम्मद यूसुफ, कल लकीली वी वर टुगेदर, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जब आप अंडर 19 के कैंप लगाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस होती है, फिर कैंप के बाद उनको जो लड़कों को एक सबसे बड़ा इंसेंटिव चाहिए होता है ना, वो टूर्स की शक्ल में। ठीक है। और फिर आप टूर करके आते हैं, और टूर यहाँ नहीं होनी चाहिए, श्रीलंका बांग्लादेश में नहीं होनी चाहिए, बाहर टूर होना चाहिए, फिर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ताकि साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे वो अनकम्फर्टेबल कंडीशंस में खेल के आए। तो आई थिंक ओवरऑल अगर इसको बहुत सिंपलीफाई किया जाए, सिंपल चीज़ें यही है कि आपको जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करता है, यहाँ उसको ए टीम के लगातार टूर्स होने चाहिए, वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, वहाँ से उसको काउंटर मतलब उसको नज़रों में रखा जाए, उसके बाद फिर आप उसको पाकिस्तान टीम में ले आएँ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू जो भी लड़का आता है ना, आप 15-20 साल जिस लड़के ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ना किसी भी फॉर्मेट में, उसका आप पीछे बैकग्राउंड उठा के देखना, उसके पीछे डेफिनेटली 2-3 साल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है। 3-4 केसेस निकाल लें वो स्पेशल होते हैं, मगर मेजॉरिटी 80% चांसेस आर कि जो लड़का 15-20 साल पाकिस्तान को सर्व करेगा ना, वो वही करेगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आता है, और कोई रॉकेट साइंस प्रोसेस में से जो गुजरा हुआ है। प्रोसेस देखे ना हाफिज साहब, ये बार ये तीनों हम बैठे हैं क्रिकेट खेलने हुए हैं, प्रोसेस क्या है भैया? ये तो क्या कह रहे थे कि मुझे नहीं पता मैंने बॉल कैसे कर दी। इसका एक्शन रिपीटेबल होगा। फास्ट बॉलर का मैंने कहा चलता है, वसीम भाई आके कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेल गए, वकार एक सीजन यूबीएल से खेला तो वो खेल गया। स्पिनर और आप बैट्समैन उठा के देख लें, इंजी से उठा के देख लें, सईद भाई को उठा के देख लें, आमिर सुहेल को देख लें, इजाज अहमद को देख लें, रमी, ये सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल के 100 करके आए हैं। जो लड़का नहीं करके आया उसको आप देख लें, वो आता है बाहर निकल जाता है, आता है बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं अपने प्रोसेस का। टैलेंट होना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो आप जाके परफॉर्मेंस कर सके। टैलेंट का क्राइटेरिया मिलता है प्रोसेस के साथ, वो दोनों का मैच होता है, तो देन यू विल बिकम अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल। एक टैलेंट और स्किल की हम एक बात अभी मेरे ख्याल से ऑफ एयर भी कर रहे थे, अगर आप उसको जरा एक्सपैंड करें उस डिस्कशन को। ये टैलेंट तो आपको ले जाता है, ठीक है, जहाँ तक आपने जाना है जी, लेकिन स्किल जो है ना, किसी ने मैंने पढ़ा, मैं स्टडी करता रहता हूँ ये, क्योंकि मेंटली तौर पे जब आप स्ट्रांग होंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप मेंटली डिस्टर्ब है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में आपका दिल नहीं लगेगा। तो मैंने वो मोहम्मद अली, अल्लाह ताला उनको जो रहमत फरमाए, और मैंने उनकी एक पूछा, उन्होंने स्किल आपको ऊपर ले जाती है या टैलेंट? उन्होंने कहा टैलेंट तो मुझे वहाँ तक ले गया, लेकिन मेरी जो स्किल है ना वो मुझे बड़ा काम देती है। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा वो इस तरह के टैलेंट था कि मैं उसके साथ फाइट कर रहा हूँ, मुझ में टैलेंट है, तो उसने मुक्का मारा, मैं गिर पड़ा हूँ, अब मुझ में वो टैलेंट तो खत्म, टैलेंट तो मेरा जा पड़ा है। अब जो मुझ में अंदर स्किल है वो या विल पावर है, वो मुझे उठा के ऊपर करेगी। तो वो विल पावर जो है ना वो बंदे को बहुत ऊपर लेके जाती है। तो विल पावर मेंटली तौर पर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो हमारे जो सिस्टम है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा, मैं जो दुनिया में भी, इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी आप देखेंगे वो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो प्लेयर को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। क्योंकि मेरी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है दूसरों से। मैं आई रिस्पेक्ट ऑल, ठीक है, लेकिन मेरी जो लॉजिक है वो ये है कि प्लेयर था तो आपने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है,
फिर उसमें आप कमजोरियां ना निकालें, फिर उसको आपने ग्रूम करना है, उसको पॉलिश करना है, उसको मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि उसको प्रेशर लगे ही ना कि कोई प्रेशर है। नहीं, या तो वरना फिर आपकी गलती कि आपने गलत प्लेयर सेलेक्ट किया, या तो अपनी गलती मान लें, या अगर आपको पता है कि सही किया तो उसको पॉलिश हम नहीं, तो वही मैं बात कर रहा था कि फिर वो आपकी एक होता है मैकेनिक, उसके पास गाड़ी जाती है तो वो 10 चीज़ें देखता कि यहाँ खराब है, ये चीज़ है, और एक होता है ऐसा मैकेनिक वो सिर्फ उसी स्पोर्ट पे जाकर हाथ डालता है कि ये इसकी गाड़ी की चीज़ खराब है। इसी तरह कोचिंग में भी मैं तमाम कोचों को नहीं कहता, जो अच्छे कोच होते हैं वो सिर्फ वही बात आपको आइडेंटिफाई करके वही बात बताता है कि यहाँ पे आपकी गलती हो रही है, ये आपने ठीक कर लिया, बाकी आपका ठीक है। तो मुशीब भाई हमारे जो होते थे ना टीम में, तो ये मेंटली तौर पे इतना हमें ऊंचा कर देते थे ना, गिरे भी होते थे टीम में, अक्सर पार्टनरशिप लाते थे ऐसे गिर जाते, लेकिन ये उठा देते थे। मेंटली तौर पे मैं इनको बहुत हाई रेट करता हूँ। ये नहीं था कि बिल्कुल ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो अल्लाह का शुक्र है ये नेचुरल था, वो कैरेक्टर था कि शाम को कमरा भी मेरा है, जिसमें आजकल इमामुल हक है, तो इमाम के कमरे में सारे जाके रात को बैठ जाते हैं। तो मेरा मैं था बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसमें हमारे कई क्रिकेटर्स का रोल होता था कि गिरे होते हैं, जैसे मैंने कहा वकार अगर 170 में पाकिस्तान टीम आउट हुई है और वकार स्पाइक्स पहन रहा है, अंडर 16 के बच्चों को एग्जांपल दी है, मैंने कहा वो स्पाइक्स पहनते हुए देख रहा है सारे गिरे हुए हैं कि मैच तो हार गए, अब वो देख रहा है कि ड्रेस रूम में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, तो वकार यूं स्पाइक्स अपने बदल चेंज लेसेस उसके बांधते हुए एक आवाज़ निकालता था सबकी तरफ देख के खड़े होके, और घबराना ना मैं हूं ना, मैं तुम्हें जो मैच जितवाऊंगा। अब ये आवाज़ जो लगनी होती है ना, सारे एकदम उठ जाते हैं, फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। यू नेवर नो, कहते हैं ना ये गेम के अंदर आप जब लड़ते हो तो आपको फिर कोई ना कोई रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हमारे दौर में जो अता बात कर रहा है ना, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अता ने बात की स्किल को मोहम्मद अली ने कहा कि मुझे कोई मुक्का पड़ेगा तो टैलेंट तो मैं पहुंच गया तो मैं गिर जाऊंगा। स्किल को यूज करने का तरीका जो होता है ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट सिखाती है। अब मैं बार बार क्यों रेड बॉल क्रिकेट की बात करता हूं, जितने भी प्लेयर उठा के देख लें, वसीम भाई को उठा के देख लें, वकार को देख लें, जब इन्होंने विकेटें लेना शुरू की, जब ये काउंटी क्रिकेट शुरू की, वरना क्या करते थे वकार 6-6 रन 2-2 3-3 4-4 चौके खाते थे विकेट के चक्कर में, पर उनको पता चल गया कि कब अटैक करना है, कब नहीं अटैक करना है, इस वक्त डिफेंड करना है, इस वक्त पेस कम करनी है। वसीम भाई को ये आइडिया आ गए थे, कहाँ से? रेड बॉल क्रिकेट इतनी खेली कि कब जोर लगाना, कब नहीं लगाना, कब विकेट के ऊपर जाना, कब विकेट के ऊपर नहीं जाना। ये सारी सिनारियो को तब बंदा सीखता है। उस स्किल को, उस टैलेंट को ग्रूम करने के लिए बंदे को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2-3 साल लगाने चाहिए। उसके बाद जब आप आके खेलते हो, कोई भी लड़का आप उठा के देख लें, बाबर आजम को उठा के देख लें, रिजवान को उठा के देख लें, जो इस वक्त के सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रन क्यों करते हैं वो देखा बिन थ्रू, और वो विकेट उस बॉलर को नहीं देते जहां पे विकेट लेने के लिए बॉलर लेके आता है। मैं रिजवान को देखा, जैसे वो फिर अब वो आया है अपना क्या नाम है, उस्मान तारिक आया, तारिक उस्मान के उस्मान तारिक आया, उसने उसको चांस नहीं लिया, सिंगल करके ठक करके उधर चले जाता था, उसको पता था मैं इधर से दूसरे से लूट लूंगा। अब ये जो आर्ट है ये फर्स्ट क्लास में सीखता है बंदा, वरना कोई नाइव होता है, कोई बैट्समैन होता है, अच्छा इसको तो मैं मारना ही मारना है, वो विकेट ले जाता है उस पर। तो ये आर्ट सीखना पड़ता है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट ही सिखाती है। यानी टैलेंट इज बाय बर्थ एंड स्किल इज व्हाट यू डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली। सो डेवलपिंग द स्किल इज इंपॉर्टेंट, और डोमेस्टिक की हम बार-बार ये बात करते हैं, बट साथ ही साथ क्योंकि आज एक मैच है पीएसएल का, एंड द क्वालिफायर is here where Multan Sultans and Peshawar Zalmi would be taking on each other. क्या रहा, हमें ये तो पता है कि PSL 9 में क्या दोनों का पेशावर जल्मी दोनों मैचेस जीती, इसकी तो हमने बात की, बट ऑल ओवर जब PSL की बात करते हैं और हेड टू हेड की बात करते हैं, कब कब ये टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई और क्या मुकाबला रहा, किसका पलड़ा है भारी। सो 15 दफ़ा ऐसा हुआ कि इन दोनों टीम्स का मैच हुआ, आपस में एक दूसरे के आमने सामने आई। पेशावर जल्मी सिर्फ 5 दफ़ा जीत सका है मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट, एंड 10 जो फतुआत हैं वो मुल्तान सुल्तान्स के फेवर और इसमें से इस 5 में से 2 उन्होंने इसी मर्तबा हासिल किए हैं, यानी कि 8 साल में 3 मर्तबा जीते हैं सिर्फ। सोचें तो, यानी अब मेरे ख्याल से पेशावर जल्मी इज गियरिंग अप, मगर इस सीजन में गियर अप होते हुए दिखे, वरना बहुत मेजर एक बड़ा डिफरेंस है, जहां पीजे मीर साहब 10 और 5 का। देखें ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, अगर आप इनको गेज करें, वो मुख्तलिफ टीमें थी, आज डिफरेंट टीम, अलग प्लेयर्स थे। तो आज आपने इसको गेज करना है, वो तो ट्रैक रिकॉर्ड है साइकोलॉजिकल कि यू नो कि इतनी दफ़ा जीते इतने दफ़ा हारे हुए। आज आई थिंक पेशावर जल्मी के पास जो एक स्ट्रेंथ है
वो काफ़ी तकड़ी है. But then again, on the other hand, you can't underrate Multan Sultan. So basically, this, in my opinion, is going to be a great thriller. ये थ्रिलर होगा क्योंकि इस वक्त 10 और 5 का रेशो भी आपने दे दिया. फिर उसके बाद आज ये इस टूर्नामेंट के अंदर 2 दफ़ा उसने इसको हराया. हारना जीतना तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा बड़े छोटे मार्जिन से है, 4-5. सो एज अगर जो देखा जाए, ये जो अता ने पहले बात की, एज मुल्तान सुल्तान की तरफ ही जाएगी क्योंकि 2 मैच हारने के बावजूद तो कहा कि एज तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ जाएगी. वो तो जीत गए ना. लेकिन आप देखें डिफरेंस, देखें 4 और 5 रन का डिफरेंस है. ये तो नहीं है कि 50 रन या 60 रन का डिफरेंस है. डिफरेंस 4 और 5 का है. बिल्कुल. सो बेसिकली ये क्लोज है, नेक टू नेक है ये. और इस नेक के अंदर किसका नेक टूटता है ये तो बाद में पता चलेगा. लेकिन अभी जो है ये मैच बिल्कुल सही कहा, पेशावर ज़ल्मी इज अप देयर. मैंने तो कहा कि मेरे तो आपने तो चैंपियन बना दिया, मैंने तो चैंपियन बना दिया उसको, ठीक है ना. बट दैट इज अ हंच. बिल्कुल. अगले वो क्या कहा था आपने, वो नो बॉल का बताया था की सी कि नो बॉल दा कि ये नो बॉल कर रहा है कि क्या कर रहा है वो, कि उसका एक्शन ठीक नहीं है. ये शाहीन नहीं कि आगे शैतान भी खड़ा है. अच्छा जो एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा था. वो एक बात याद आ गई कि मुनी पार के पास मुदस्सर नजर एकेडमी के हेड थे, तो वहाँ पे एक बॉलर आ गया जी इसका एक्शन चेक करना. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि वो हमारा एक दोस्त था माखा, तो उसको कहा जरा पैड कर ले, जरा इसके जरा एक्शन चेक करना. वो 2 गेंद की है ना, तो वो माखा कहता मुड़ी पा ये तो वटा मार दा है. तो मैं साथ खड़ा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे भी तो शैतान ही खड़ा है. तो बात ये है कि अगले भी खड़े हुए हैं, नो अंडरएस्टिमेट नहीं करना. अंडरएस्टिमेट ऑब्वियसली. अंडरएस्टिमेट ये दिस फॉर्मेट इज लाइक दैट कि जहां आप किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते. गिवन डे पे कोई भी टीम किसी भी टीम को, और यहाँ तो अपसेट कह ही नहीं सकते, ये दोनों टीम इतनी वेल पॉइज्ड हैं. बट इस पूरे पीएसएल में क्या सिलसिला रहा, कौन से बैटर्स राज करते रहे, कौन से बॉलर्स ने जो है वो बैटर्स को डरा के रखा, ज़रा मोस्ट रन्स. बिकॉज अब ये पूरा सिलसिला जो रह गया पीछे वो रह गया, वो ख़त्म हो गया. मगर ये जो 4 टीम्स आपके सामने आई, क्यों आई हैं ये 4 टीम्स आपके सामने, उसकी वजह हमें दिखेगी इन मोस्ट रन से एंड मोस्ट विकेट से. वो क्या कहते हैं ना, क्या दलील मिलेगी. हाँ, उसकी दलील आपको मिलेगी. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि दलील मिलेगी आपको, एक सबूत मिलेगा कि किस वजह से ये 4 टीम्स जो हैं ये प्लेऑफ में पहुंची, और जो 2 निकल गई हैं उनकी क्या नाकामियाँ थी, क्या खामी थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं हैं. ये 4 टीमें, इनके टॉप बैटर्स, इनके टॉप बॉलर्स जो हैं जिन्होंने रन्स किए हैं वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं. आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम 10 मैचेस में 9 इनिंग्स 498 रन, 148 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है इनका. मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर हैं. 10 मैचेस में इन्होंने 10 इनिंग्स में 366 रन स्कोर किए हैं. 127 लगभग 128 का स्ट्राइक रेट है. रेजिबंडो डूसन जो हैं ये 8 मैचेस में 7 रन इन्होंने स्कोर किए. 364 रन इन्होंने स्कोर किए. 155 के करीब लगभग इनका स्ट्राइक रेट है. उस्मान खान इसके बाद नज़र आते हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 337 रन लगभग 174 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किए हैं. उसके बाद आ जाते हैं जी सऊद शकील जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं. इन्होंने अब तक 10 मैचेस में 9 इनिंग्स में 323 रन स्कोर किए हैं. 145 का लगभग इनका भी स्ट्राइक रेट है. तो जो 2 टीमें ऊपर हैं इस वक्त, उनमें दोनों जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं वो दोनों पाकिस्तान के भी नुमाया क्रिकेटर हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, और यही लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फ्लैग बैरियर ऑफ दीज बोथ द साइड्स, जहां हम बार बार बात कर रहे हैं कि बाबर, अगर मुल्तान सुल्तान ने आज टारगेट करना है पेशावर ज़ल्मी को तो बाबर को सबसे पहले टारगेट करें, या अगर पेशावर ज़ल्मी ने टारगेट करना है मुल्तान सुल्तान को तो मोहम्मद रिजवान को सबसे पहले टारगेट करें, बिकॉज दे हैव बीन द कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स. विकेट्स की बात करें, विकेट टेकर्स की बात करें, कौन से ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने आउटशाइन किया. बिकॉज बॉलिंग की हम हमेशा बात करते हैं कि बैटर्स विन यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स. सो कौन से बॉलर्स हैं जो आउटशाइन किए इस पूरे पीएसएल की जो लीग स्टेजेस थी उसके अंदर. तो अगर बॉलर्स की हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे ऊपर बॉलर्स में नाम आता है उसामा मीर का. उसामा मीर हैज़ बीन ब्रिलियंट. अगर मैं हाफिज़ उसामा मीर की बात करूं, एक तरह से इट्स रीसर्जेंट फॉर उसामा मीर, बिकॉज इतने अरसे से वी हैव बीन लुकिंग एट हिम इन डोमेस्टिक, बट उस तरह का इम्पैक्ट नहीं था उसामा मीर का जैसे अभी है. आई थिंक उसकी रीज़न है उनकी इन्वायरमेंट, उनके कोचेस. अब्दुर्रहमान को बहुत क्रेडिट देना चाहिए इस बात पे कि उन्होंने उसको उसामा मीर को
डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफ़ी हेल्प की और अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने फॉरेनर कोचेज़ बनाई हुई हैं उनसे भी उनको मैंने सुना है लड़कों का, डेविड विली का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, दे आर मेकिंग अ लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट। और उसामा मीर आई थिंक पाकिस्तान खेल चुके हैं, अब उनको भी पता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इन्वायरमेंट, जैसे अता ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि इन्वायरमेंट जो होती है ना, कोचेज़, जो अच्छा कोच होता है ना वो सीधा अच्छा मैकेनिक होता है ना, वो अच्छे पॉइंट पे जाके पकड़ लेता है बात को। गाड़ी में यहाँ ख़राबी है, हो सकता है कोई ख़राबी ना हो गाड़ी में, चलाने वाले को डाउट हो, तो वो चलाने वाले के कई दफ़ा माइंडसेट को सही करने के लिए वो मैकेनिक से इतना कहता है कि गाड़ी तेरी ठीक है जी, कोई मसला नहीं, जाके खेलो बस तुम। वो एक प्रेशर ऑफ करने की बात थी। आई थिंक इन्वायरमेंट बड़ी मदद करती है लेग स्पिनर को स्पेशली। अगर आपकी इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना सम टाइम, ये जो जब बहुत ज़्यादा, आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द कोचेज़, पर जब ज़्यादा ओपिनियन देने लग जाते हैं ना बंदे एक बंदे को, तो कई लोग स्मार्ट नहीं होते, वो हर बंदे की बात को सुन के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते हैं वो क्या मिसाल है उर्दू की, कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उसामा मीर के लिए कि ही शुड नो हिज स्ट्रेंथ। और उसामा मीर की भी एक मैं बात बता दूं कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले कोई साल 1.5 साल से खेल के आया था, फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आया था, 50 ओवर के मैचेस खेल के आया था। अब उसकी बॉलिंग में वो निखार ज़रूर नज़र आता है जो एक लेग स्पिनर की 2020 में स्पेशली। अभी भी वो बुरे बॉल करते हैं 4 ओवरों में। वो बुरे बॉल करने का मतलब है कई दफ़ा आपका एक्शन इतना रिपीटेबल नहीं होता, बिकॉज 2020 क्रिकेट में आपको आपकी वेरिएशन अच्छी हो, आपके गंदे गेंद पे विकेट मिल जाती है क्योंकि बैट्समैनों के पास टाइम नहीं होता अपने आप को एडजस्ट करने का। सो उसामा मीर इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा मुल्तान सुल्तान को कर रहे हैं। एंड एज यू सेड राइटली सो, अगर आपने ऊपर की फर्स्ट टीम पे क्वालिफाई किया है तो जाहिर है ही शुड बी, उनकी बॉलिंग के 1-2 बंदे ज़रूर टॉप 5-6 में होने चाहिए। और दैट्स एविडेंस। और भी अगर हम विकेट कीपर्स की पूरी लिस्ट जो है वो दिखा दें, आदाद-ओ-शुमार जो कि हमने सिर्फ उसामा मीर की बात की, बाकी टॉप 4 और भी हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, तो अगर हम वो दिखा सकें ये लिस्ट जी, आदाद-ओ-शुमार बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए गए हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उसामा मीर का हमने अभी जिक्र कर दिया जो कि बॉलिंग के एतबार से थे, 10 मैचेस में इन्होंने 21 विकेटें ली हैं, 329 रन देकर। मोहम्मद अली के 10 मैचेस में इन्होंने 17 विकेटें ली हैं, इन्होंने 309 रन्स देकर। अबरार अहमद ने 10 मैचेस में 281 रन्स दिए हैं और 15 विकेटें हासिल की हैं। शाहीन आफरीदी ने 310 रन्स दिए हैं और 14 विकेटें हासिल की हैं। उनके बाद हसन अली भी 314 रन्स के एवज 14 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुल्तान अगर टॉप पर नज़र आ रहा है तो उसकी वजह यह है कि इनके 2 बॉलर्स जो हैं वो आपको सरे फहरिस्त नज़र आए हैं, पहले और दूसरे नंबर पर। इसी तरीके से सवेरा जब अभी बैटर्स की बात कर रहे थे तो उसमें भी बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अकेले हैं, लेकिन मुल्तान के 2 बैटर्स हैं जो उनको एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर रिजवान रन्स किसी जगह नहीं भी करते हैं तो उनके दीगर बैट्समैन जो हैं वो अपना हिस्सा उसमें डालते हैं। बिल्कुल, मगर एक बात जो हम मुसलसल पेशावर ज़ल्मी के लिए कर रहे हैं, पीजे मीर साहब आप तो खैर फ़ैन हैं ही पेशावर ज़ल्मी के, पेशावर ज़ल्मी हमें टीम वर्क करती हुई दिख रही है। आपको कोई हाईलाइटेड ना बैटर्स दिख रहे हैं ना बॉलर्स दिख रहे हैं, बट जो छोटी छोटी इनिंग्स खेल के इनके बैटर्स एक टारगेट बड़ा सेट कर देते हैं, एक दो विकेट लेके जो इनके बॉलर्स दूसरी टीम को रोक लेते हैं एक छोटे टारगेट पे, मे बी दैट इज़ देयर स्ट्रेंथ जो हमें टीम वर्क दिख रहा है। मगर आपका जवाब मैं लूँगी ब्रेक के बाद, बिकॉज हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है जो टॉप स्कोरर्स रहे, जो टॉप विकेट टेकर्स रहे इस पूरे PSL की लीग स्टेजेस में। और पीजे मीर साहब आपसे एक मैंने काफ़ी तवील सवाल पूछा था और उसके बाद जो है हम विकेट टेकर्स की बात कर रहे थे और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की हमने बात की थी कि टीम गेम हमें पेशावर ज़ल्मी का ज़्यादा दिखा, चिप इन करते हुए प्लेयर्स जो हैं वो छोटे अपने कैमियोज खेलते हुए। बिल्कुल कैमियोज, और इसके अंदर आपको चाहिए कैमियोज है। जब आप देखेंगे कई दफ़ा ऊपर के 2-3 लंबे रन्स कर लें तो नीचे वैसे बंदे आउट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो सेटल इन खेलें या इवन पिच को रीड कर सकें। सो ये जो कंसिस्टेंसी होती है, ये कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म पे चलती है और उसके अंदर ये होता है कि आपकी सारी कलेक्टिव परफॉर्मेंस आ जाती है जो कि इवेंचुअली टीम टोटल पे बनता है। लेकिन आपने इसमें देखना है कि बिग मैच परफॉर्मर कौन है। बिग मैच परफॉर्मेंस मैं 2-3 के तो 2 का नाम लेता हूँ, ये मुश्ताक ने देखा होगा, अता ने भी। एक था इंग्लैंड का राम प्रकाश, ठीक है, और एक था डेविड हिक्स था ना, डेविड हिक्स, ग्रैम हिक्स। ये इन्होंने
वो कहते हैं ना क्रिकेट टर्म में फटे फाड़ दी काउंटी के अंदर, और टेस्ट मैच में आते थे कुछ भी नहीं होते थे ये। सो हमें चाहिए बिग टाइम परफॉर्मेंस। आपको इधर मिलेंगे अब जो ये आ रहे हैं प्ले ऑफ्स एंड एलिमिनेटर एंड ऑल, ये है बिग टाइम। आपने जो करना था इस PSL में कर लिया है। सो अभी वो कहते हैं ना यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेन एंड द बॉयज। यहाँ आपका ये डिस्टिंग्विश होएगा कि बिग प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन खेलेगा, और यहाँ सेलेक्टर्स जो हैं देन दे विल हैव टू सी कि हमने अगली खेप कौन सी आगे लेके जानी है। बट टीम कॉम्बिनेशन यस इज दे वेरी गुड, बट अगेन in the same breath don't underestimate मुल्तान सुल्तान obviously क्योंकि उनके पास भी ये जो ये लड़का है ये डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। और इसके ये जो अपना है अपना रिजवान, ये लड़का आपने रिजवान को ही कहा था, लड़का रिजवान है, लड़का ही है। हाँ लड़का ही है, नहीं वो ये लड़का मैं जरा ये भी लड़का ही है। अच्छा वो इसको गेज करेगा मेंटली, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है, बड़ी क्रिकेट साथ खेली हुई है, इसके माइंड को रीड करता है। अब यहाँ इसका स्किल है कि इसको किस तरह पकड़ेगा वो मेंटली, क्योंकि दे बीन प्लेइंग बोथ टुगेदर। तो हर एक की एक छोटी छोटी सी होती है एक नर्वस और वीकनेस होती है, ये गेज करेगा। सो आई थिंक इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। मुझे भाई आपने अब्दुल रहमान साहब की बात की, मुल्तान सुल्तान्स को पहले ही सीजन से कोच करते हुए आए, वही एक कंसिस्टेंट मेंबर हैं, उसके अलावा मेंबर्स चेंज होते गए, अभी पूरा एक ओवरहॉलिंग हुई। मुल्तान सुल्तान्स की अगर मैं परफॉर्मेंस देखती हूँ, PSL 5 में फर्स्ट, दे वर द चैम्पियंस फॉर दैट, PSL 6 में सेकंड रनर अप थे, उसके बाद जो है मुल्तान सुल्तान्स ने PSL 7 में फिर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आए जहाँ पे फाइनलिस्ट खेले, उसके बाद PSL 8 में दे वर अगैन द रनर अप्स, एंड मुल्तान सुल्तान्स ये जहाँ एंड अप हुए ना, मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो फिर PSL 9 में फर्स्ट पे एंड अप हुए हैं ऑन द टेबल ऑफ द लीग मैचेस। सो दिस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, क्या हम ये कंसिस्टेंसी किसी एक कांस्टेंट जो मेंबर है उसके ऊपर हम डाल सकते हैं कि मे बी ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसकी वजह से ये हो रहा है? आई थिंक क्यों नहीं है, क्रेडिट देना चाहिए जो लोग डिजर्व करते हैं क्रेडिट, और इसका क्रेडिट जितना रिजवान को देना चाहिए किसी को नहीं देना चाहिए। रिजवान ने एक्चुअली गेम चलाई है, क्योंकि आपको पीछे जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है ना, ये तो पेट वर्ड है ना, ये गेम चलानी आती है ना उसको, वो ड्रेस रूम को गेम चला लेता है, वो लड़कों को अपने उसका पता है 4 साल क्योंकि मैं साथ रहा हूँ तो मैंने एविडेंस देखा ना, वो शाम को मैच हारें या जीतें, रात का खाना फजर की नमाज से पहले तक वो एक कमरे में बैठे रहते हैं। सारे अंग्रेज, सारे जो बाहर के फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनको बुला के, अपने लड़कों को बुला के वहाँ पे नीचे दस्तरखान लगा लेता है ये, और खाना खा के लड़कों को गिरने नहीं देता, जीते हुए लड़कों को उठने नहीं देता कि ग्राउंडेड रखता है। तो ये रिजवान को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, और उसके साथ जो अली तरीन आए हैं वो भी बड़ा पैशनेट है, मतलब उसका भी बहुत शौक है बच्चों को अपने, मैंने बताया ना पहले कि उनको किटें ला के देनी, अच्छे स्पाइक्स ला के देने, अच्छे बैट खरीद के देने, 300-400 पाउंड के बैट वो खरीद के देता है लड़कों को ताकि उनको क्रिकेट मिले। तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और यही रीजन के लिए कितना बहुत करते हैं मतलब, और इसीलिए ये देखें मुल्तान सुल्तान की इन्वायरमेंट यहाँ तक पहुँची है, और आई थिंक क्रेडिट गोज टू एवरीवन। वो जो भी इनके पार्टिसिपेट करते हैं वो फॉलो करते हैं, कहते हैं ना हम बार बार बात करते हैं, जो एक ट्रेंड सेट हो जाता है, बंदे चले जाते हैं आ जाते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करते रहें, आपको कामयाबी मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कंसिस्टेंसी की हम बार बार बात करते हैं, मगर कंसिस्टेंसी इन द प्रेडिक्शंस ऑफ एनालिस्ट। सो जल्दी से प्रेडिक्शंस का टाइम हो गया, वक्त का मुकाबला सख्त, प्रेडिक्शंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या थी कल और क्या रहा इस वक्त एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल का हाल? सो प्रेडिक्शंस पे सबसे पहले मूव ऑन करते हैं कि कल क्या प्रेडिक्शंस की थी। अच्छा, प्रेडिक्शंस कल तो ऑब्वियसली हमने कल मैं कहने लगा था, मैंने कहा पता नहीं कल तो ऑफ डे था। हाँ, मैं सोच रही थी कि मैंने क्या कहा था कल, कौन सी टीम को। तो फिर आज की प्रेडिक्शंस, आज क्या प्रेडिक्शंस की गई, क्या की जाएंगी, उसका हम आगे बढ़ते हैं। सो मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अता साहब आपसे शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में मैंने तो आपको क्या लगता है? आज आपने अभी बता दिया वैसे, हाँ फिर से बताएं ना कि पेशावर ज़ल्मी इज अपर हैंड। ओके जी, पेशावर ज़ल्मी को वोट देते हैं अता साहब यहाँ पे जी। मैं एंड में बताऊंगा, एंड में फिर से एंड में बताऊंगा। अच्छा, आप मेरे तो आपको बताइए पेशावर ज़ल्मी। अनदर वोट फॉर पेशावर ज़ल्मी। मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान ने ये मैच जीतना है और उसके बाद फाइनल तक पेशावर ज़ल्मी ने जीतना है। अच्छा, सो मुल्तान सुल्तान ये बड़ा इन स्विंगर मारा है। हाँ, बड़ी अपने लोग मैथ कर लीजिए। वैसे लगता है ऐसे ही है कि वो 100 सुनार की त्योहार की होने वाली है, एंड मुल्तान सुल्तान्स वुड बी विनिंग टुनाइट्स मैच।
योर प्रेडिक्शन? आई थिंक पेशावर ज़ल्मी। ओके जी, पेशावर ज़ल्मी की साथ हैं ये तीनों हमारे एक्सपर्ट्स, और हम जो होस्ट हैं वो मुल्तान सुल्तान्स को वोट कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, किस तरह आज का ये मुकाबला होता है, बिकॉज इट वुड बी वन हाई प्रेशर गेम। कौन इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा और कौन सीधा फाइनल में जाएगा। दूसरी टीम को एक और मौका मिलेगा, सो उनको एक और मैच खेलना पड़ेगा। बट नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स यू ऑल, बिकॉज बड़ी खामोशी से आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। किसके पास है माइक? जी हाँ जी, क्या नाम है आपका और किससे सवाल पूछेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन नज़ीर है और मेरा सवाल मुशी सर से है कि शाहीन शाह अफरीदी की रीसेंट फॉर्म एज बैट्समैन और कैप्टन बड़ी लो जा रही हैं। एज़ पर 2021 के प्लेयर ऑफ द ईयर वो भी रहा है, और आगे वर्ल्ड कप भी राउंड द कॉर्नर है T20, तो आप उसकी कैप्टनसी के हवाले से आप अगर एज कोच होते तो क्या डिसाइड करते? देखें, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। शाहीन बहुत पैशनेट और बड़ा अच्छा, उसका टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है। तो इतने टेम्परामेंट वाले को जब थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है क्रिकेट से, अब उसको ब्रेक मिलेगी। न्यूजीलैंड सीरीज़ आ रही है, आई बिलीव उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, मेंटली वो रिलैक्स हो गया, तो आई थिंक ही विल बी डूइंग द सेम थिंग जो पहले कर रहे थे। तो बाकी अगर मैं कोच हूँ तो मैं उसको सिर्फ मेंटली तगड़ा करने की कोशिश करूँगा। जैसे अता साहब ने कहा है कि जी एक मैकेनिक होता है, उसका काम होता है सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करे, और उसको कहे कि शाहीन तुम शाहीन ही हो, तुम पाकिस्तान के कप्तान हो, PSL गुजर गई, PSL और फॉर्मेट था, ये पाकिस्तान को खेलना और है, तुम अभी वही माइंडसेट रखो। और 3-4 सीनियर प्लेयरों को मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो उसको सपोर्ट करें और उसको मेंटल, वो जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस उसकी डाउन हुई है उसको उठाए, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग तो उसकी कोई इतनी इशू नहीं है, वो तो आ जाता है फेज़। हाँ, कैप्टनसी का जो फेज़ है जो PSL में नज़र आया है, उसको ख़त्म करना मेंटली, ये फिर सराउंडिंग के लोगों का काम होता है। और फिर शाहीन खुद एक स्मार्ट आदमी इंशाल्लाह वो कर लेगा। वी एज ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक कोच होने के नाते आई थिंक ही कैन डू दैट। बिल्कुल जी, यानी रिजवान और बाबर का बहुत क्रूशियल रोल होगा कि वो शाहीन को किस तरह वो सपोर्ट देते हैं, बिकॉज वो सीनियर्स हैं हमारी टीम के। मूविंग ऑन फर्दर, अगला सवाल जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद शबीर है और मैं खानपुर मुंजवाला तहसील कोटचुटा ज़िला डेरा गाजी खान से बिलोंग करता हूँ। मैं सर सकलैन मुश्ताक से पहले अपने अबू का सलाम दूंगा, क्योंकि वो इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और अभी भी वो TV पे उनको आपको देख रहे हैं। सर मेरे अबू आपके बहुत बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो हमेशा आपको देखते हैं, आपके हमें एग्जांपल देते हैं कि आप इन जैसा बने। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने परफॉर्म किया और एक मैच वर्ल्ड कप ना जितवाने की वजह से उसको कैप्टनसी से हटा दिया गया, और इसी तरह सईद अजमल आप जानते हैं कि कितना अच्छा बॉलर था और आप एक स्पिन बॉलर होने के नाते अच्छी तरह जानते होंगे, उनका एक्शन स्टाइल चेंज करवा के उनको भी टीम से बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह अगर हम बात करें नसीम शाह की, नसीम शाह को भी जिसने एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अफ़गानिस्तान के खिलाफ विनिंग प्लेयर रहा लास्ट में और उनके छक्के छुड़वा, उसको भी वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया। क्या आपको लगता है कि क्या हमारी क्रिकेट में अगर इसी तरह की ज़्यादतियाँ होती रहीं जिस तरह से हो रही हैं और टैलेंट को ज़ाय किया जाता रहा, तो क्या हमारा हाल इसी तरह होगा जिस तरह हमारी क्रिकेट, जिस तरह हमारी हॉकी टीम का हुआ? क्योंकि एक वक्त हॉकी हमारी राज था, हॉकी पर पूरी दुनिया में हम हॉकी की वजह से मशहूर थे, लेकिन आज देखें उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुझे लगता है ये सवेरा का स्टूडेंट रहा है। शुक्र है तुम बोल भी नहीं था, गल खत्म नहीं हुई है। जी नहीं, बहुत शुक्रिया एक तो आपके वालिद साहब का कि उनकी दुआओं की दरख्वास्त है उनसे जो प्यार करते हैं। दूसरी बात रही आपने जितना बाबर की बात की, देखिए 3-4 साल से उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, अब वो प्रेशर उनका ऑफ हुआ है। सम टाइम आपको ये प्रेशर ऑफ करना ज़रूरी है एज ए प्लेयर। अब शाहीन भी आया है, अब जिस तरह सवेरा ने कहा है कि शाहीन और रिजवान और बाकी सीनियर प्लेयरों की बाबर की ज़रूरत है, बाबर को के शाहीन के लिए शाहीन को ज़रूरत है इनकी। बाकी बाबर का देखें 3-4 साल कैप्टनसी रही है, जब थोड़ा सा हम ग्रूम करते हैं किसी को तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी था कि उनको ये ब्रेक मिलती, उनके लिए, उनकी क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक एक तो ये, दूसरा सवाल आपने कहा नसीम शाह जो थे ना वो इंजर्ड थे इसलिए वर्ल्ड कप में नहीं गए, अगर इंजर्ड ना होते तो फिर वर्ल्ड कप में ज़रूर हिस्सा बनते। नसीम को शोल्डर इंजरी थी ना, वो नहीं खेल सके इसलिए कोई ज़्यादती नहीं हुई, वो बेचारे इंजर्ड थे। और तीसरी रही सईद अजमल की। सईद अजमल का एक्शन के ऊपर ICC का जो लॉ है उसके ऊपर उनकी जो एल्बो की डिग्री थी वो 15 से ज़्यादा थी, इसलिए ऊपर उनका रिमीडियल वर्क करवाया गया। वो रिमीडियल वर्क होने के बाद उनका एक्शन चेंज हुआ तो वो इफेक्टिव नहीं रहे। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें थी जो प्लेयरों के साथ होती हैं, फिर वो ऑब्वियसली अपना मोमेंटम नहीं गेम कर सके। बिल्कुल जी।
आखिरी सवाल जल्दी से कोई जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर इस्लाम है और मैं कश्मीर से हूँ, एक बॉर्डर पार से। और मेरा सवाल मुश्ताक साहब से है कि ये इंडिया की आबादी पाकिस्तान से 3-4 गुना ज़्यादा है, मगर ये क्या मतलब वजह है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मतलब तेज़ फास्ट बॉलर, ये क्या वजह है? ज़्यादा फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान से आते हैं जबकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है। जल्दी से जवाब दीजिए, 20 सेकंड। इसलिए कि जो आपको नज़र आता है ना स्क्रीन के ऊपर, वो फिर जो जितनी भी यूथ होती है ना उनको फॉलो करती है। हमारे पाकिस्तान के पास पख्तून ना खैबर पख्तून में बहुत फास्ट बॉलर और मिलेंगे, क्योंकि वो तगड़े भी होते हैं, मजबूत होते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं और वो काफ़ी गोश्त वूश खाते रहते हैं। इन चीज़ों से उनको बड़ा फ़र्क पड़ता है और ये मेहनत बहुत करते हैं। और पाकिस्तान के जितने भी ऊंचे प्लेयर बने ना, वसीम अकरम से लेके इमरान खान साहब से लेके वकार यूनुस, सारे वो सारे के सारे उनको फॉलो करते होंगे। अब देखिएगा आप, काफ़ी लोग बाबर आजम बनेंगे, क्योंकि बाबर आजम आजकल हिट है, तो आजकल बाबर आजम बनेंगे। तो आइडल्स होना बहुत ज़रूरी है और आइडल्स के साथ ही आपको आगे जो है वो प्लेयर्स आते हुए दिखते हैं। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, द क्वालिफायर ऑफ PSL सीजन 9। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।